बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज फिर मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिसने मुझे कॉल किया और मुझे शुगर सेक्टर इन पाकिस्तान का ओवरव्यू टैक्सेशन के हवाले से देने के लिए कहा। तो आज मैंने अपनी ये टोटल प्रेजेंटेशन जो है वो कोशिश की है मैंने कि शुगर सेक्टर जो पाकिस्तान का है उसके बारे में बताया जाए और उसमें टैक्सेशन किस तरह से कलेक्शन हो रही है और क्या उसमें मेरी रिकमेंडेशन है, क्या शॉर्टफॉल्स हैं, क्या अच्छा किया जा सकता है, वो सारा दूंगा। तो मेरी प्रेजेंटेशन का जो फ़्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री, कि सबसे पहले मैं शुगर इंडस्ट्री के रिलेटेड इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से शुगर इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, कैसे है, कितनी इसमें टोटल मिल्स हैं और कितना सीज़न इनका कैसे होता है, कब शुरू होता है। उसके बाद पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी में शुगर सेक्टर का कितना शेयर है वो बताया जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग मेथड जो है शुगर सेक्टर में वो बताया जाएगा, क्योंकि इससे प्राइसिंग मेथड से फिर हम उसका टैक्सेशन चार्ज करते हैं। फिर इसका टोटल बिजनेस ऑपरेशन किस तरह से चलता है वो बताया जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या है टैक्सेशन के हवाले से, और या फिर शुगर केन का खुद जो शुगर इंडस्ट्री के जो लाज हैं वो क्या हैं वो भी बताए जाएंगे। फिर इसमें आएगी बात असल जिसके लिए हम ये सारी स्टडी कर रहे हैं कि टैक्सेशन इश्यूज़ एंड लिटिगेशन चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं, स्टेप टेकन बाय द एफबीआर और एफबीआर ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, तो इसके क्या वे फॉरवर्ड हैं जो मेरे मुताबिक हैं। ये स्टडीज़ मैंने खुद अपनी बिहाफ पे की है, मैंने खुद की है, इसलिए मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो इसमें किसी को अगर एतराज़ है या वो है तो वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि किस लिए ये पाकिस्तान की इकॉनमी को समझने के लिए, शुगर सेक्टर की उसमें इफेक्टिवनेस को समझने के लिए और उस पर टैक्सेशन है क्या है, इसको समझने के लिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसका स्कोप और लिमिटेशन मेरे नज़दीक क्या थी। सेक्टरल एनालिसिस जो है इसमें हम कॉस्ट, प्राइसिंग, सप्लाई चेन और टैक्सेशन की बात करते हैं। करने के लिए ये मैंने चूज़ किया कि हम किस तरह से उसकी कॉस्ट निकलेगी, उसकी प्राइस क्या होगी, सप्लाई चेन किस तरह से ये मैन्युफैक्चरर से निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से होता हुआ एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगी प्रोडक्ट, और फिर स्पेसिफिक एंड अपडेट डाटा नो अवेलेबल। उसका जो डाटा था वो 23 तक का जो मुझे किसी भी लिटरेचर से मिला या किसी जर्नल से मिला, तो वो मैंने उसका लिया है जो मुझे 23 तक का मिला है। और फिर उसमें कॉन्फिडेंशियली ऑफ द डाटा बाय बोथ टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्टर्स, ये कई चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैंने खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी। तो इसलिए मैंने वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक के साथ शेयर की जा सकती हैं या हो रही हैं या गवर्नमेंट के अपने सेक्टर में हो रही हैं, तो वो मैंने लिखी हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत ऐसे हो जाए तो उस पर मैं सॉरी पहले ही करता हूँ। तो फिर वर्क एक्सपीरियंस इन द सेक्टर, जो इसको मैंने जब स्टडी करते हुए इसको करीब से देखा तो मुझे जो जो चीज़ें इसमें मिली तो वो मैंने भी शेयर की। तो उसके बाद टाइम लिमिटेशन कपल्ड विद गोइंग इंटरेस्ट इश्यूज़, तो मैंने कोशिश तो की इसमें करने की, लेकिन टाइम लिमिटेशंस थी और बाज़ औक़ात लोगों से जिनसे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा था उनसे इंफॉर्मेशन के उनको टाइम के इश्यूज़ थे कि वो टाइम नहीं दे पाए और मैं भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हूँ। तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस इंडस्ट्री है। कि पाकिस्तान में जो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ की हम अगर बात करें तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। इसमें आलमोस्ट 75,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो डायरेक्टली एंड 9 मिलियन पीपल्स इनडायरेक्टली एंगेज हैं। यानी कि 75,000 तो वो होंगे जो उसको शुगर मिल्स के साथ और उसके साथ लगे हैं, 9 मिलियंस इनडायरेक्टली। इस तरह से ये ग्रोअर से लेके फार्मर्स और उनके जो टोटल अगर हम बात करेंगे
तो इस तरह से 9 मिलियन पीपल्स इससे हैं। कंट्रीब्यूट टू द रूरल डेवलपमेंट, तो इस तरह जी, क्योंकि शुगर मिल्स जो हैं इनको जाके कहीं ऐसी जगह पे ही लगाना पड़ता है जहाँ से शुगर केन ईज़िली अवेलेबल हो, तो उसके लिए बाज़ औक़ात इनको रोड्स भी बनाने पड़ते हैं ताकि इनके पास ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन होती है रूरल डेवलपमेंट में कि उधर की एम्प्लॉयमेंट जो है मिलती है लोगों को, फिर उधर जो स्कूल्स वगैरह या ये वो भी बाज़ औक़ात शुगर मिल्स अपने बनाती हैं, तो इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन होती है रूरल सेक्टर में। मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी इन सरप्लस ईयर 3 to 5 ईयर साइकिल, इसका बाज़ औक़ात तो ये सरप्लस हो जाती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, कि ये साइकिल इसलिए चलता है कि एक दफ़ा अगर सरप्लस हो गई तो इसका मार्केट रेट उनको प्रॉपर नहीं मिला तो अगली दफ़ा फिर वो ग्रोअर जो है कम काश्त करता है और शुगर मिल्स भी वो अपने टाइम पे नहीं चलाते, तो ये थोड़ा सा सर्कल का इश्यू होता है। ये सीजनल ऑपरेशन होता है कि जब शुगर केन की फसल है एक वो तैयार होती है तो वो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ जो है ये एक सीज़न होगा जिसमें ये चलेगी, जो कि अक्टूबर टू मार्च होता है जब शुगर केन आ जाता है मार्केट में, और फिर जब तक रहता है तो इसका प्रोसेस चलता रहता है। शुगर इंडस्ट्री की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें से सबसे पहले तो शुगर ही है, उसके बाद मोलेसिस है और बगास है, ये भी आगे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होती हैं। शुगर मोलेसिस और बगास का ज़रा नाम हो सकता है कई लोगों ने पहली दफ़ा सुना हो, तो इसलिए ये शुगर है, ये बगास है और ये मोलेसिस है। तो अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे टोटल जो लोकेशंस हैं शुगर मिल्स की, ये हमारे पास टोटल आ गई हैं। तकरीबन 90 शुगर मिल्स इन पंजाब, सिंध एंड KPK में है, बलूचिस्तान में कोई नहीं है शुगर मिल। तो ये टोटल जो 90 शुगर मिल्स हैं, ये इसमें इसका दिया गया है कि KPK में 6 हैं, नॉर्दर्न पंजाब जो है उसमें 27 हैं, और साउदर्न पंजाब है उसमें 16 शुगर मिल्स हैं, और 32 जो हैं वो सिंध में हैं। तो इसमें आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो ज़्यादा इस एरिया में होने की वजह क्या है शुगर्स की, साउदर्न और इसमें इनका जो रेशो अच्छी आती है शुगर की, जो साउदर्न पंजाब और आगे सिंध में, इसलिए ये ज़्यादातर इंडस्ट्री उधर शिफ्ट भी हो रही है। तो ये प्रोड्यूस 6 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली, तकरीबन ये 90 शुगर मिल से 6 मिलियन मैट्रिक टन की इनकी प्रोडक्शन होती है। अकाउंट फॉर 0.8% ऑफ GDP, जो हमारा 2022 में टोटल GDP में इसका 0.8% शेयर था। सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैं, अगर ये सरप्लस हो जाए और एक्सपोर्ट की जाए तो फिर इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। सपोर्ट 9 मिलियन शुगर केन फार्मर्स, जो शुगर केन तकरीबन मैंने पहले भी जिक्र किया कि 9 मिलियन फार्मर्स हैं जिन जगह ये शुगर मिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उस जगह जो फार्मिंग ज़्यादा क्योंकि इसकी होती है तो उसमें वे ये 9 मिलियन अटैच हैं इस इंडस्ट्री के साथ। इंटीग्रल टू एग्रीकल्चर GDP, तो ज़ाहिर है GDP जो है एग्रीकल्चर का उसमें भी इसका शेयर है और बड़ा अच्छा शेयर है। अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें पूरी दुनिया के साथ कि शुगर की प्रोडक्शन क्या आ रही है और कितने टोटल वर्ल्ड्स में क्या प्रोडक्शन है और पाकिस्तान में क्या है, तो अप टू 3% कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन इन सरप्लस ईयर्स। जब सरप्लस ईयर्स में आते हैं तो वो 3% तक टोटल पूरी वर्ल्ड के लेवल की शुगर की ये प्रोडक्शन करती है पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड्स प्रोडक्शन शेयर बाई कंट्रीज़ के अगर बात की जाए तो क्योंकि ब्राज़ील में सबसे अच्छा है, तो ब्राज़ील में 23% शुगर प्रोड्यूस होती है, इंडिया में 17% है, यूरोपीय यूनियन और UK को मिला के अगर बात करें तो 9% है, चाइना 5% प्रोड्यूस करता है, थाईलैंड 4% है, सेंट्रल अमेरिका में 3% और अदर्स जो टोटल मिला के 37% है। तो इसमें सबसे टॉप पे जो है वो आलमोस्ट ब्राज़ील है, तो हम कोई थाईलैंड से भी नीचे या सेंट्रल अमेरिका जो है उसके इक्वल हमारा 3% शेयर है।
In 2023 and 24, Brazil, India, Thailand, European Union, Central Asia and China were reasonable for 63% of the global sugar production. Each region has its particulars when it comes to the sugar cost of production, from the cheapest raw sugar in Brazil to a wide range for the refined sugar in Europe. तो इसकी वजह ये भी है कि रॉ मटेरियल जो है ब्राज़ील में ज़्यादा है और जो यूरोप है उसमें जो रिफ़ाइंड शुगर जो है वो उसका रेट ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मिला के तो इस तरह से टोटल वर्ल्ड की जो है हमारी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाए तो उधर प्रोडक्शन के हवाले से ये सिचुएशन है और हम 3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो शुगर केन प्राइस जो है 70 to 80% जो कॉस्ट है, जो टोटल शुगर की कॉस्ट आती है उसमें 70 to 80% तो सिर्फ शुगर केन की है, जो रॉ मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल इसका है वो शुगर केन है। तो इसमें क्योंकि अगर अब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं शुगर केन की, तो वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से नहीं आ रहा, जिसकी वजह से टैक्सेशन के प्रॉब्लम इशू होते हैं, क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसलिए तो आगे जब सप्लाईज़ की साइड आती है तो उसमें वो फिर टैक्सेशन जो है ना उसको ज़रा वैल्यू एडेड टैक्स लेना थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है। लेबर कास्ट अराउंड 5% है टोटल प्रोडक्शन के, और जो एनर्जी कास्ट है वो 7% है। मैनेजमेंट एंड एडमिन एक्सपेंसेस अराउंड 3% हैं। एनर्जी एंड लेबर सिग्निफिकेंस कास्ट है इसमें, और इसके अलावा हाई मशीनरी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है कि जब ये 3 to 4 मंथ का तो इनका सीज़न चलता है, उसमें मशीनरी जो है काम कर रही होती है, लेकिन बाकी पूरा साल उसकी ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लगे रहते हैं कि ये 3-4 महीने हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो शुगर केन्स के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करती हैं कि अगर हमारी इरिगेशन को ज़रा ज़्यादा बेहतर किया जाए तो शुगर केन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, ये क्योंकि पुरानी शुगर मिल्स हैं और पुराने ही लगे हुए हैं सेटअप हैं, तो इसमें क्योंकि आउटडेटेड है, अगर न्यू मशीनरी और आजकल की जितनी ऑटोमेशन पे चीज़ें आ गई हैं, ज़ाहिर है वो आ जाएंगे तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करती है तो इसलिए कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसमें प्राइस को कंट्रोल गवर्नमेंट रखती है, तो इसलिए इसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी अफेक्ट करती है। सांगर शुगर मिल की ये मैंने एक बैलेंस शीट निकाली है जो क्योंकि पड़ी हुई थी साइट पे, तो उससे वो अगर हम करें तो उसका नेट रेवेन्यू जो आ रहा है वो पिछले साल और इससे पिछले साल का क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसकी, और अगर हम इसमें सारे इसके सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस निकालते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 6.86 आ रही है। पिछले साल में, उससे पिछले साल ये माइनस में गई थी। तो जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट उसका 10.75% आ रहा है जीपी, और ओपी जो है वो तकरीबन 8% है, और नेट प्रॉफिट जो है वो 5.06% इसका है, जो कि पिछले से पिछले साल माइनस में थी और पिछले साल में ये इसका प्रॉफिट आ रहा है। ये मैंने ज़रा इसकी कॉस्ट और उसकी प्राइसिंग के हवाले से आपको थोड़ा सा करने के लिए एक एक्सप्लेन की। अब इसका प्राइस मैकेनिज़्म क्या होता है, जब शुगर केन आती है तो गवर्नमेंट सेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट सेट करती है, जो एक्स फैक्ट्री वैल्यू होती है या फिर जो कंज्यूमर बेस प्राइस होती है तो उसके हिसाब से की जाती है। प्राइस वोलेटिलिटी है मसलन पाक रुपीज़ 140 पर केजी इन 2003 थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन पंजाब एंड सिंध रुपीज़ 400 एंड 425 पर 40 केजी बैग का जो था ये 23-24 में थी। इसकी जो पंजाब में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट करती है फिक्स रिटेल प्राइस बेस्ड ऑन द एक्स मिल रेट ऑफ द शुगर एंड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन जो उसमें शामिल होते हैं, तो देन फिर वो कंज्यूमर प्राइस जो आ जाती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू टीसीपी इसमें करती है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें इंटरवेंशन करती है। सब्सिडाइज रेट
प्रोविजन थ्रू द यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, अगर को किसी को सब्सिडाइज रेट देना है तो वो थ्रू यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू दिया जाता है, उनको सब्सिडी दी जाती है और वो रेट कम मिलता है। फार्मर्स प्रेफर शुगर केन फॉर रेजिलियंस और डिस्प्यूट ऑन द शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पे भी अक्सर रहा है कि किसको कोटा ज़्यादा मिला और किसको नहीं किया। तो कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट टू स्टेबलाइज द प्राइस, तो एक्सपोर्ट को ये कंट्रोल भी किया जा सकता है, हर किसी को खुली इजाज़त नहीं दी जाती, कोटा दिया जाता है ताकि वो लोकल प्राइस जो है लोकल कंज्यूमर को मिलती रहे, इसलिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो शुगर मिल्स एसोसिएशंस के ये साइट से ये चीज़ें मिली हैं कि इसका शुगर केन एक्ट 1934 और फिर 1948 से चलता हुआ अब जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1995 चल रहा है और 2013 है, तो ये सारे लाज हैं जो शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड हैं। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सेल्स टैक्स एक्ट जो है 1990, वो हम इस पे क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स लेने के लिए, सेल्स टैक्स लेने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत इसकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग में क्या किया जाता है कि जो सेक्शन 40C है, इन सर्टिड मॉनिटरिंग आर टेकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मीन्स, के उसमें जब ये प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन की स्टेज पे इस पे जो है स्टैंप्स वगैरह लगा दी जाती हैं ताकि इसकी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से इसकी चेकिंग की जाए और पूरी मॉनिटरिंग की जाए। उसमें क्या करता है, अलाउ FBR टू मॉनिटर ट्रैक प्रोडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आर एनी अदर मीन्स, के ये ला जो है 40C के तहत जो FBR है वो इसको मॉनिटर कर सकता है, इसकी प्रोडक्शन से लेके आगे टोटल ट्रैकिंग कर सकता है। आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड डेट्स नो गुड कैन बी रिमूव्ड विदाउट अफिक्सिंग द स्टैम्प्स, ब्रॉडबैंड, स्टिकर्स एंड बारकोड। इसमें ये एक जब शुगर मिल चलती है तो FBR के वो परमिशन से चलती है और फिर उसमें जब गुड्स बाहर निकालनी होती हैं तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर अफिक्स किए जाए, कोई स्टैंप लगाई जाए जिससे उसकी मॉनिटरिंग हो रही हो कि ये प्रोडक्शन जो इतनी हो गई है और सेंट्रल कंप्यूटर डाटा जो है FBR में इसका रिकॉर्ड चला गया है, तो अब ये चीज़ आप इधर से मिल के एरिया से बाहर निकाल सकते हैं। उसमें बैंड रोल की भी बात की गई है, स्टिकर की भी बात की गई है, या बार कोड, किसी तरह भी मीन ये है कि उसको फिक्स कर दिया जाए और मॉनिटरिंग के लिए कर दिया जाए। स्टैम्प टू बी ऑब्टेन फ्राम द लाइसेंसी, तो ये अब शुगर मिल की अपनी जिम्मेदारी है जो मैन्युफैक्चरर है कि वो लाइसेंसी से खुद ये ब्रोशर, स्टैम्प्स, ब्रांड रोल्स वगैरह जो है ना वो खुद लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स टैक्स रूल 2006 की, तो उसमें लाइसेंसी के बारे में और आयरन के बारे में बताया गया है कि आयरन क्या है कि इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क, एक आयरन इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क बनाया गया है, इसके बारे में सेल्स टैक्स रूल 2006 में बताया गया है। इसमें चैप्टर 14B है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स एंड लाइसेंसिंग, कि इन चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग भी की जाए, इनकी ट्रैकिंग भी की जाए और ट्रेस भी किया जाए कि ये कहाँ से कहाँ जा रही हैं और उससे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो रही है। ये SRO 250 है 2019 का, जो 26 फरवरी 2019 को आया था। इसमें क्या चीज़ें की जाती हैं, स्पेसिफाइज द सेक्टर, जिसमें सेक्टर इसमें स्पेसिफाई किए गए हैं, टबैको है, बेवरेज है, शुगर है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इस चैप्टर के तहत। तो इसमें क्योंकि शुगर भी आ रहा है तो मैंने बाकियों का भी बता दिया इसमें है। प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग के ये लाइसेंस लेंगे और जो जिसके पास लाइसेंस होगा वो जो है इसको करेंगे, इसकी स्टैंपिंग कर सकेगा, ठीक है। वो FBR से लाइसेंस लेगा और उसके बाद स्टैंप और बैंड रोल्स, स्टिकर या बार कोड्स वगैरह लगा सकेगा। प्रोसीजर ऑफ लाइसेंसिंग का प्रोसीजर भी रूल्स में दिया गया है और मॉनिटरिंग थ्रू द इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो है आयरन के थ्रू मॉनिटरिंग का जो है वो भी इसमें दिया गया है। फिर एक स्टैंडिंग ऑर्डर है 4/2000
2021 का जो 11 मार्च 2021 में आया, नो शुगर प्रोडक्ट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन साइट विदाउट फिक्सिंग द स्टैम्प्ड आफ्टर 1st of July 2021 इशू बाय द AJCL एंड MITAS आथमिक कंसोर्शियम। जो है ये जो कंसोर्शियम है एक, इसमें जब तक इनकी तरफ से इसमें फिक्स ना की जाए स्टैम्प, तो तब तक ये इससे शुगर रिमूव नहीं कर सकते, अपने एरिया अपनी फैक्ट्री से बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये तो है लीगल फ्रेमवर्क जिसके तहत इसकी मॉनिटरिंग होगी। जब अब हम टैक्सेशन की बात पे आए हैं तो इसमें ये है कि पहले तो इनकी प्रोडक्शन टोटल है, प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग होगी। उस प्रोडक्शन की जब मॉनिटरिंग हो जाएगी तो फिर उस पर एक स्टैंप जो है वो फिक्स की जाएगी, जो कि ट्रेस करेगी और ट्रैक करेगी उसको कि किधर किधर ये जा रही है और एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंची है। तो इस तरह से पूरी मॉनिटर हो जाएगी। तो फिर जितनी भी शुगर में प्रोड्यूस होगी उतनी पे पूरी पे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यही एक रीज़न इस पे ज़्यादा मॉनिटरिंग की क्या है कि इसका जो इनपुट है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये इस पे टैक्स कलेक्ट करना उस पर मुश्किल था जब तक इनकी अच्छी तरह मॉनिटरिंग ना की जाए। तो इसी तरह सेल्स टैक्स रूल 2006 है कि जिसमें STGO 4 2021 डेटेड दिस है, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क एस्टेब्लिश टू चेक द अविजन। आयरन जो है वो चेक करेगा इसमें अविजन हो रही है। तो इसकी पेनल्टीज़ क्या हैं? पेनल्टीज़ की अगर हम बात करें तो सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक पेनल्टीज़ अंडर सेक्शन 33 की सीरियल नंबर है 24 एंड 25। तो ये इसके तहत इसको पेनल्टी लगेगी कि इंटीग्रेटेड कि अगर उसने मॉनिटरिंग नहीं करवाई, इंटीग्रेट नहीं किया, उसमें अपनी स्टैंपिंग का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग नहीं हुई, तो वो क्या करेगा? ₹500,000 और 200% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर। जहाँ तो वो 5 लाख रुपया उनको होगा फाइन, या फिर जितना टैक्स अगर उन्होंने अविजन की है तो उतने टैक्स की अविजन के हवाले से उनको 200% उस पर पेनल्टी लगेगी। तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 2 ईयर आफ्टर प्रोसिक्यूशन विद द स्पेशल जज की प्रोसिक्यूशन के बाद इसकी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और सीलिंग ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस। तो बिजनेस प्रीमिसेस जो है उसको भी सील किया जा सकता है। अब फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो है उसका जो टेबल 3 है ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उसके मुताबिक क्या होगा? 15 रुपीज़ पर केजी, 15 रुपीज़ पर केजी सप्लाई ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन शुगर बाय एनी पर्सन टू अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और पैकिंग एंटिटी, के उनको जितनी भी शुगर हो जाएगी प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन शुगर जो है उसमें FED लगेगी 15 रुपीज़ पर केजी। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये शुगर इंडस्ट्री में की इंडस्ट्री प्लेयर्स कौन कौन से हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, तो उसमें JDW शुगर मिल जो है वो 57,000 कैपेसिटी की है, और अलमोइज़ ग्रुप की है 58,000 TPD कैपेसिटी की है। तांदलियाँ वाला, हुंजा, रहीम यार खां, अराउंड 90 मिल्स विद इंटेंस कंपटीशन। ये सारी जो हैं टोटल आलमोस्ट, जैसे मैंने पहले भी इसका बताया था, ऑल ओवर द पाकिस्तान में 90 शुगर मिल्स हैं, और फोकस ऑन क्वालिटी, डिलीवरी एंड अवेलेबिलिटी पे ज़ाहिर है इनका फोकस होगा, क्योंकि कंपिटेटिव माहौल में ये काम कर रही हैं। अगर एक की क्वालिटी कम है तो वो ज़ाहिर है कंज्यूमर जो है उसको नहीं पसंद करेगा। मिनिमल प्रोडक्ट डिफ्रेंसेशन इनमें, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्ट एक ही तरह का रॉ मटेरियल है, एक ही तरह का एनवायरनमेंट है, एक ही तरह की वो है, मशीनरी की वजह से में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज़ ये कंपटीशन में ही चलती हैं। तो अगर हम इनकी बात की जाए डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्री क्या है? एक्सपैंड इनटू एथनॉल, फाइबर बोर्ड, पावर एंड स्टील। तो ज़ाहिर है ये इनका, क्योंकि रॉ मटेरियल इनके पास होता है, तो इसमें वो फिर इसको एथनॉल, फाइबर बोर्ड्स और पावर और स्टील जो हैं ये भी शुगर मिल्स अपनी साथ एक्सपैंड कर लेती हैं और लगा लेती हैं। एथनॉल डिमांडेड राइजिंग ग्लोबली, क्योंकि एथनॉल की जो है वो डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है, ग्लोबली बढ़ रही है। पाकिस्तान में तो गो के इसके इतने चेक्स एंड बैलेंसेस है, लेकिन ग्लोबली क्योंकि बढ़ रही है तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से एथनॉल का एक्सपोर्ट हो रही है।
एक्सपोर्ट ड्राइवन डाइवर्सिफिकेशन इन इनिशिएटिव्स, तो इसी तरह से डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट के जो है एथनॉल एक्सपोर्ट करने के, या इस तरह से उसमें स्टील प्रोडक्ट करके अपनी मिल लगा लेते हैं साथ शुगर मिल के। तो स्टील के लिए क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस बोगास से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और स्टील मिल इजी चला लेती है। तो इसी तरह एथनॉल लोकल रॉ मटेरियल एडवांटेजेस, जो लोकल रॉ मटेरियल भी कहीं चाहिए तो उसमें भी आ जाता है। MFDB एंड स्टील रिले ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल, क्योंकि इससे पहले बोर्ड का के लिए फाइबर बोर्ड्स और स्टील के लिए इम्पोर्टेड मटेरियल चाहिए होता है, तो इसीलिए इनको चलाने के लिए भी थोड़ा सा वो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इंपोर्ट बढ़ती है। एथनॉल बिजनेस शोज़ द ग्रेटर रेजिलियंस, तो इसमें रेजिलियंस हो रही है एथनॉल के बिजनेस में। अब हम अगर टैक्स कंट्रीब्यूशन, असल तो बात थी ये सारी जो मेरी स्टडी थी उसका मकसद ये था कि टैक्स में कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है और इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब टैक्स कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूट 1.23% ऑफ द FBR टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन। तो अब FBR की टोटल जो इनकम टैक्स कलेक्शन है उसमें 1.23% जो है ये इसकी आती है शुगर सेक्टर से आती है, जो कि रुपीज़ 19,889 मिलियन तक है। और जो सेल्स टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 70 बिलियन रुपीज़ जो है ये शुगर इंडस्ट्री से कलेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग नॉट बीइंग यूज्ड, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का नहीं जब से यूज़ है तब कर रहे हैं। अंडर रिपोर्टिंग इम्पैक्ट फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, तो इसमें ये है शुबा के ये अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है।